पिताजी का श्राद्ध 8 साल पहले किया था, लेकिन आज उनके नाम पर 50 लाख के लोन का नोटिस आया। जब मैं बैंक पहुंचा तो मैनेजर ने जो फाइल दिखाई, उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथों में वह खाकी लिफाफा कांप रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, दीनानाथ तिवारी, प्रोपराइटर तिवारी ट्रेडर्स। यह नाम पढ़कर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दीनानाथ तिवारी मेरे पूज्य पिताजी जी ने गुजरे हुए 8 साल बीत चुके थे। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर मैंने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था, उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की थी। तो फिर आज 8 साल बाद उनके नाम पर यह अदालती नोटिस कैसे आ सकता है? और यह तिवारी ट्रेडर्स क्या है? हमारे घर में तो कोई दुकान नहीं थी। मैं एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर था और मेरा छोटा भाई केशव अभी भी नौकरी की तलाश में था। मेरा नाम रघुवीर है, उम्र 62 साल। पिताजी के जाने के बाद मैंने ही केशव को बेटे की तरह पाला था। मेरे और केशव की उम्र में 15 साल का फासला है। जब पिताजी गए तो केशव कॉलेज में था। मैंने अपनी पीएफ की कमाई लगाकर उसे पढ़ाया, उसकी शादी करवाई। आज हमारे पुश्तैनी मकान में मैं, मेरी धर्मपत्नी सुधा, केशव और उसकी पत्नी राधिका रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है। लेकिन उस नोटिस ने मेरे भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया था। नोटिस में लिखा था कि तिवारी ट्रेडर्स में एमएसएमई योजना के तहत 50 लाख रुपए का लोन लिया है और पिछले 6 महीनों में उसकी किस्तें नहीं भरी गई हैं। अगर 7 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो घर कुर्क कर लिया जाएगा। घर कुर्क, यह शब्द मेरी आंखों के सामने अंधेरा लाने के लिए काफी था। यह पुश्तैनी मकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, मेरे पिताजी की आत्मा थी। मैंने तुरंत केशव को आवाज दी, केशव, केशव जरा बाहर आना। मेरी आवाज में घबराहट साफ थी। केशव अपने कमरे से बाहर आया। उसके पीछे राधिका भी थी। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी सिकन थी जिसे जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैंने नोटिस केशव की तरफ बढ़ाया। देखो, यह क्या है? पिताजी के नाम पर लोन, और यह तिवारी ट्रेडर्स कौन चला रहा है? केशव ने लिफाफा हाथ में लिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने एक पल के लिए राधिका की तरफ देखा, फिर हकलाते हुए बोला, भैया वो शायद कोई गलती होगी। बैंक वाले अक्सर नाम में गड़बड़ कर देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल जाकर पता कर लूंगा। उसकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा होता था। वह मेरी आंखों में नहीं देख पा रहा था। राधिका ने भी तुरंत बात संभाली, हाँ भैया जी, आजकल तो कितने फ्रॉड हो रहे हैं। किसी ने पिताजी का नाम इस्तेमाल कर लिया होगा। आप बीपी की दवाई लीजिए, हम सब देख लेंगे। उनकी बातों में मुझे उस वक्त शांत तो कर दिया, लेकिन मेरे मन में खटका लग चुका था। केशव के माथे पर पसीना था जबकि पंखा तेज चल रहा था। एक शिक्षक होने के नाते मैंने जीवन भर बच्चों के झूठ पकड़े थे। आज अपने ही भाई का झूठ पकड़ना मेरे लिए अग्नि परीक्षा थी। अगली सुबह मैंने केशव को बताए बिना घर से निकलने का फैसला किया। वह कह कर गया था कि वह बैंक जाएगा, लेकिन मुझे उसकी नीयत पर शक हो रहा था। मैं तैयार होकर सीधे उसी बैंक की शाखा में पहुंचा जिसका जिक्र नोटिस में था। बैंक मैनेजर मेरे पुराने विद्यार्थी निशिकांत थे। निशिकांत मुझे देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अरे मास्टर साहब, आप यहाँ, सब कुशल मंगल? मैंने बिना भूमिका बांधे वह नोटिस उनकी मेज पर रख दिया। निशिकांत, मुझे सच सच बताओ, यह लोन किसके लिया है? किसने लिया है? मेरे पिताजी तो 8 साल पहले गुजर चुके हैं। निशिकांत ने फाइल मंगवाई। जब उन्होंने फाइल खोली और उसके पन्ने पलटे तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक दस्तावेज मेरी तरफ बढ़ाया। मास्टर साहब, यह देखिए, लोन 2 साल पहले पास हुआ था और यह रहे दीनानाथ जी के अंगूठे के निशान और उनका हालिया जीवित होने के प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। मैं सन्न रह गया। कागज और पिताजी की एक धुंधली सी फोटो थी जो शायद 10 साल पुरानी थी, लेकिन उस पर तारीख आज की डली थी और नीचे नीचे गवाह के तौर पर दस्तखत थे केशव तिवारी, मेरे अपने भाई के, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था। उसने चंद रुपयों के लिए हमारे मृत पिता को कागजों पर जिंदा कर दिया था। मेरा सिर चकराने लगा, लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। निशिकांत ने जो अगली बात बताई उसने मेरे होश उड़ा दिए। मास्टर साहब, सिर्फ यह बिजनेस लोन नहीं है, इस फर्म के आधार पर एक और लोन लिया गया है जिसके लिए आपके गांव वाली जमीन गिरवी रखी गई है। गांव वाली जमीन, वह जमीन जो पिताजी की आखिरी निशानी थी, जिसे उन्होंने कभी बेचने नहीं दिया था। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। मुझे लगा जैसे मेरा अपना खून मुझे धोखा दे रहा है। केशव ने सिर्फ बैंक को नहीं ठगा था, उसने मेरे विश्वास की हत्या की थी। मैं घर वापस लौट रहा था, लेकिन मेरे कदम भारी थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? केशव को पैसे की क्या कमी थी? मेरी पेंशन आती थी, घर का खर्च मैं चलाता था, फिर उसे 50 लाख और गांव की जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कलयुग में सगा भाई ही भाई का दुश्मन बन सकता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वह हर संयुक्त परिवार की आंखें खोल देगा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद आपके घर की भी हो सकती है। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि केशव और राधिका कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हॉल में 2 बड़े सूटकेस रखे थे। मुझे देखते ही वे ठिठक गए। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और चाबी अपने जेब में रख ली। मेरा चुप्पी तूफान से पहले की शांति थी। सुधा, मेरी पत्नी, रसोई से बाहर आई। माहौल की गंभीरता को ढांपते हुए वह भी संभल गई। मैंने वह फाइल जो मैं बैंक से फोटोकॉपी करवा कर लाया था केशव के सामने फेंक दी। कागज बिखर गए। कहाँ जाने की तैयारी है? केशव और पिताजी कब जिंदा हुए? मुझे बताया नहीं तुमने? मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि केशव कांप गया। केशव चुप रहा, लेकिन राधिका, जो हमेशा घूंघट में रहती थी और धीमी आवाज़ में बात करती थी, अचानक तेज आवाज़ में बोली, भैया जी, अब बात खुल ही गई है तो सुन लीजिए। हमें यह घर और गरीबी की जिंदगी नहीं चाहिए थी। केशव को बिजनेस करना था और आप तो जानते हैं कि रिटायर्ड मास्टर के भाई को कोई बैंक लोन नहीं देता, इसलिए हमने पिताजी की आईडी का इस्तेमाल किया। उनकी बेशर्मी देखकर मैं दंग रह गया। बिजनेस? कौन सा बिजनेस केशव? जुए का या सट्टेबाजी का? बैंक ने बताया कि सारा पैसा ऑनलाइन गेमिंग्स और शेयर बाजार के सट्टे में उड़ा दिया गया है। 50 लाख रुपए तुमने सट्टे में फूंक दिए। केशव मेरे पैरों में गिर पड़ा। भैया भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि मैं शेयर बाजार से पैसा डबल करके
बैंक का लोन चुका दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं हारता गया और उस हार को कवर करने के लिए मैं और लोन लेता गया। एजेंट ने कहा था कि मरे हुए आदमी के नाम पर लोन लेंगे तो रिकवरी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे बचा लीजिए भैया वरना पुलिस मुझे ले जाएगी। मैं उसे देख रहा था, यह वही केशव था जिसे बचपन में चोट लगने पर मैं गोद में उठाकर अस्पताल भागता था। आज इसने पूरे परिवार की इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया था। मैंने उससे पूछा, और गाँव वाली जमीन उसका क्या किया? केशव रोते हुए बोला, वो जमीन के कागज मैंने महाजन के पास रख दिए थे ताकि बैंक की किस्त भर सकूं, लेकिन वो पैसे भी डूब गए। मेरा हाथ हवा में उठा और एक जोरदार तमाचा केशव के गाल पर पड़ा। तूने पिताजी की आत्मा को धोखा दिया है केशव, इसे फ्रॉड कहते हैं, जालसाजी कहते हैं। 420 का केस बनेगा तुझ पर। राधिका बीच में आ गई, हाथ मत उठाना भैया जी, जो कि हमारी मजबूरी थी। और आप क्या पुलिस को बुलाएंगे? अपनी ही बदनामी होगी, समाज क्या कहेगा कि मास्टर साहब का भाई चोर है। चुपचाप लोन भर दीजिए, आपके पास तो बहुत पीएफ का पैसा पड़ा है। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। उन्हें अपने पाप का पछतावा नहीं था, उन्हें डर सिर्फ इस बात का था कि पैसा कहाँ से आएगा। वे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मेरी इज्जत का वास्ता देकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे एक फैसला लेना था। एक तरफ मेरा सगा भाई था और दूसरी तरफ मेरे पिता के संस्कार और कानून। क्या मुझे भाई को बचाने के लिए अपनी बुढ़ापे की लाठी पीएफ का पैसा तोड़ देनी चाहिए या उसे उसके किए की सजा देनी चाहिए? दोस्तों, इस मोड़ पर आप होते तो क्या करते? क्या भाई के मोह में अपराध छिपा लेते? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैंने जो फैसला लिया उसने रिश्तों की नई परिभाषा लिख दी। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वह नंबर पुलिस का नहीं बल्कि हमारे वकील साहब का था। मैंने फ़ोन स्पीकर पर रखा। वकील साहब, मैं रघुवीर बोल रहा हूँ। मेरे पिता दीनानाथ तिवारी की वसीयत जो उन्होंने मरने से पहले सीलबंद लिफाफे में दी थी, उसे आज खोलने का वक्त आ गया है। आप तुरंत घर आ जाइए। वसीयत सब सुनते ही केशव और राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वसीयत? कैसी वसीयत? पिताजी ने तो कुछ नहीं लिखा था, केशव चिल्लाया। आधे घंटे बाद वकील साहब आए। उन्होंने सबके सामने वह पुराना पीला लिफाफा खोला। जो पिताजी जानते थे कि केशव का स्वभाव चंचल है और वह गलत संगत में पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी वसीयत लिखी थी जिसके बारे में सिर्फ मुझे और वकील साहब को पता था। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं दीनानाथ तिवारी अपनी पूरी होशो-हवास में यह लिखता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे इस मकान और गाँव की ज़मीन का मालिकाना हक मेरी पत्नी को और उनके बाद मेरे बड़े बेटे रघुवीर को मिलेगा। मेरे छोटे बेटे केशव को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर 5 साल तक ईमानदारी से नौकरी ना करे। अगर रघुवीर को लगता है कि केशव गलत रास्ते पर है तो वह उसे बेदखल करने का पूरा अधिकार रखता है। केशव सन्न रह गया। जिस घर और ज़मीन के दम पर वह उछल रहा था वह कभी उसकी ही थी ही नहीं। मैंने वकील साहब की तरफ देखा और कहा, वकील साहब, इन दोनों ने पिताजी के जाली दस्तखत करके जो लोन लिया है उनकी एफआईआर मैं खुद दर्ज करवाऊंगा। बैंक को हम सूचित करेंगे कि यह फ्रॉड है। केशव गिड़गिड़ाने लगा, भैया मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखा, ज़िंदगी तो तूने तब बर्बाद कर ली थी जब तूने मरे हुए बाप के अंगूठे का निशान रबड़ स्टैंप पर बनवाया था। रही बात पैसे की, मैंने एक गहरा सांस लिया। मैं अपनी एफडी तोड़वाकर और अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर बैंक का मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट चुकाऊंगा ताकि पिताजी का नाम बैंक की काली सूची में न आए। लेकिन यह कर्ज मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रहा। मैंने उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। यह घर मेरा है और मैं रघुवीर तिवारी तुझे और तेरी पत्नी को अभी इसी वक्त इस घर से बेदखल करता हूँ। तुम दोनों यहाँ एक पल भी नहीं रहोगे। जाओ और अपनी मेहनत की कमाई से यह ब्याज चुकाओ जो तुमने बैंक को देना है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। राधिका ने बहुत रोने धोने का नाटक किया, सुधा के पैर पकड़े, लेकिन आज सुधा ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। उसने कहा, जिसने मेरे पति के बुढ़ापे का सहारा छीनने की कोशिश की और मेरे ससुर जी की आत्मा को कष्ट दिया, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। 10 मिनट के अंदर वही सूटकेस जो वो लेकर भागने वाले थे अब उन्हें लेकर सड़क पर जाना पड़ा। जब केशव के दरवाजे से मुड़कर देखा तो मैंने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही मैं फूट फूट कर रोया। एक भाई का रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। मैंने उसे बेटे की तरह पाला था, लेकिन कभी कभी घाव इतना गहरा हो जाता है कि उसे ठीक करने के लिए अंग ही काटना पड़ता है। अगर मैं आज उसे बचा लेता तो कल वह कोई और बड़ा अपराध करता। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बैंक का मामला रफा दफा किया। गाँव की जमीन तो नहीं बचा पाया, लेकिन वह बिक गई। लेकिन पिताजी का नाम फ्रॉड की लिस्ट में आने से बचा लिया। आज घर खाली है, सन्नाटा है, लेकिन एक सुकून है कि मैंने अधर्म का साथ नहीं दिया। सीखिए, कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, दस्तावेज की सुरक्षा। अपने बुजुर्गों के मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट को बैंक और सरकारी दफ्तरों में तुरंत अपडेट करवाएं। उनके आईडी कार्ड्स, आधार, पैन और को लॉक करवाएं या सरेंडर करें। दूसरा, अंधा प्रेम। भाई हो या बेटा, अगर वह गलत रास्ते पर है तो उसका पर्दाफाश करना ही उसका असली भला है। पाप को छिपाना भी पाप है। तीसरा, लालच का अंत। शॉर्टकट और धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा कभी फलता फूलता नहीं है, वह अपने साथ विनाश लेकर आता है। अगर आपको मेरी यह कहानी और मेरा यह कठोर फैसला सही लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई और केशव जैसा बनने की गलती ना करे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।